जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में। आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय वायुसेना को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। भारतीय वायुसेना की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू करी गई है, जिसको हम RFI कहते हैं। और ये RFI है 3 यूनिट हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम, जिसको आप हाई एल्टीट्यूड सोलर सेटेलाइट भी कह सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको हैप्स के नाम से जानते हैं। इनकी खरीद के लिए जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है वो इशू करी गई है और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत होगी प्रोक्योरमेंट। हाई एल्टीट्यूड सोलर सैटेलाइट या हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम्स की बात करें तो ये एक विशेष एयरक्राफ्ट होते हैं जिनका मुख्य तौर पर इस्तेमाल इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन में किया जाता है। और ये एयरबोर्न डेटा रिले के तौर पर भी काम करते हैं, जहाँ पर ये अनमैन प्लेटफॉर्म इनके जैसे जो होते हैं उनको ये डेटा शेयर भी करते हैं। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और कॉमेट मिशन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इंडियन एयरफोर्स ने इनको लेकर के जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है वो इशू किया है, जहां पर 3 यूनिट्स की खरीद की बात फिलहाल तो की गई है। हमारे अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना को लेकर आ रही है। भारतीय थल सेना की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू करी गई है और इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में BMP-2 और 2K के लिए जो काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम है इनके खरीद की बात की गई है और ये प्रोग्राम भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत होगा। इसके लिए कुछ ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स भी सामने रखी गई हैं। सेना की तरफ से कहा गया है कि जो भी काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम खरीदा जाएगा ये कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन प्रदान करेगा, जिसमें अनमैन एरियल व्हीकल के डिटेक्शन है, ट्रैकिंग है, आइडेंटिफिकेशन है और इनको न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी इसके पास होनी चाहिए। और ये हर प्रकार की टेरेन में, हर प्रकार की वेदर में या किसी भी टेम्परेचर कंडीशन में ऑपरेट करना चाहिए। इसकी परफॉर्मेंस में किसी प्रकार की गिरावट नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ये जो अननोन अनमैन एरियल सिस्टम होते हैं इन्हें मल्टीपल डायरेक्शन से डिटेक्ट करने में कैपेबल हो, आइडेंटिफाई करने में कैपेबल हो, ट्रैकिंग कैपेबिलिटी हो और उन्हें न्यूट्रलाइज भी कर सके। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्शनली ये काम करे, मल्टीपल डायरेक्शन से जो थ्रेट्स हैं उनको ये ट्रैक करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि सॉफ्ट किल और हार्ड किल मेजर्स यहाँ पर होने चाहिए और ये मुख्यतः 100 की संख्या में खरीदे जाएंगे, जिन्हें BMP-2 और BMP-2K में यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 1 साल के अंतर्गत सिस्टम्स की डिलीवरी शुरू हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है वो इशू करी गई है। अब देखना यह है कि जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है इसको लेकर वो कब फाइनलाइज किया जाता है। इस समय आपने देखा होगा कि ड्रोन थ्रेट से बचने के लिए सेना काफ़ी व्यापक कदम उठा रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट एक ऐसे ट्वीट को लेकर के है जिसको सुनने के बाद सो कॉल्ड लिबरल या पाकिस्तानी प्रेमी आप कह सकते हैं उनके छाती में आग लग गई है, क्योंकि यह ट्वीट आई है तुलसी गैबार्ड की तरफ से। तुलसी गैबार्ड जो कि US की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं, उन्होंने भारत के समर्थन में ट्वीट करते हुए कहा कि इस विषम परिस्थिति में हम भारत के साथ खड़े हैं और जिस प्रकार इस्लामिक आतंकवादियों ने अटैक किया है और उन्होंने सेलेक्टेड वे में 26 हिंदुओं को मारा है, उसके लिए हम उनकी निंदा करते हैं और हम भारत के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। हम प्रार्थना करते हैं और हमारे जो सिंपैथी है वो उन लोगों के परिवार के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के लोगों के साथ खड़े हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि भारत जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको चुन चुनकर मारेगा। यानी कि तुलसी गैबार्ड ने जो अपना खुला समर्थन है वो यहाँ पर दिया हुआ है और उसके बाद से पाकिस्तानियों में आग जैसी लगी हुई है। कुछ लोग यहाँ पर उनकी निंदा करते नजर आए हैं और कुछ लोग इसे पाकिस्तान के कर्मों की सजा बता रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि पहलगाम में अटैक के बाद से भारत की तरफ से जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, या यूँ कह लें अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है और इसका जो अब असर है वो दिखना शुरू भी हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो भारत की तरफ से फॉर्मली जो फ्लो है इंडस वाटर का पाकिस्तान की तरफ उसको रोका गया है और भारत ने डैम के चारों गेट बंद कर दिए हैं। अब आपको बता दें कि कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं जिन्होंने हाल ही में कुछ तस्वीर शेयर करी हैं, कुछ वीडियो शेयर करे हैं। हालांकि हम उनको दिखा नहीं सकते, कॉपीराइट के इशू होंगे, लेकिन वहाँ पर यह देखा जा सकता है कि व्यापक पैमाने पर इससे संबंधित जो नदियाँ हैं उनके जल स्तर में हमें गिरावट देखने को मिली है। पाकिस्तानी इसे एक्ट ऑफ वॉर मान रहे हैं और उनका कहना है कि अगर यहाँ पर भारत ने इस ट्रीटी को जल्दी से जल्दी फिर से चालू नहीं किया तो फिर वो इस पर अटैक भी कर सकते हैं। अब ये उन मूर्खों को नहीं पता, कुछ तो ऐसे हैं जो इसको बम से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं डैम को, शायद उनको उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होंगे कि अगर गलती से भी डैम उड़ गया तो फिर इतना वाटर मिल जाएगा कि पाकिस्तान में बहुत लंबे समय तक वाटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो कुछ भी हो, भारत की तरफ से जो कदम उठाया गया है इसके असर पाकिस्तान में दिखने शुरू हुए हैं और पाकिस्तानी सेना खास तौर पर बौखलाई हुई है और वो फायरिंग पर फायरिंग अलग अलग सेक्टर्स में चालू किए हुए हैं
और व्यापक पैमाने पर उनके तरफ से जो युद्ध अभ्यास है वो किए जा रहे हैं, जहां पर पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की जो बड़ी मूवमेंट है इलाके में वो देखी गई है। वहीं पाकिस्तानी आर्मी भी हैवी डिप्लॉयमेंट के लिए आगे बढ़ रही है। अब जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है उन पेजेस में तो जो बड़ी मूवमेंट है टैंक्स की और दूसरे जो हॉविट्जर्स हैं उनकी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी कोई बड़ा कदम उनकी तरफ से उठाया नहीं गया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आ रही है और ये रिपोर्ट सुनने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना कंफर्म है, क्योंकि ये रिपोर्ट हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम से संबंधित है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अवगत करवाया गया है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं इनके क्षेत्र में एक बड़ा डेवलपमेंट प्राप्त किया है, जहां पर स्क्रैमजेट इंजन का एक सफल टेस्ट आयोजित किया गया है। ये एक ग्राउंड टेस्ट था जहां पर 1000 सेकेंड से ज़्यादा समय तक जो स्क्रैमजेट इंजन था इसको टेस्ट से गुजारा गया है और जो पैरामीटर्स थे वो यहाँ पर पूरे हुए हैं। ये एक बड़ी सक्सेस के तौर पर देखा जा रहा है और अब इसको लेकर ये माना जा रहा है कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और हमारे पास जो एडवांस इंजन है हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं। आपको बता दें कि भारत एक नहीं बल्कि अलग अलग हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है और हाइपरसोनिक वेपन जो कि भविष्य के वेपन है ये हाई स्पीड के साथ लंबी दूरी तय कर सकते हैं और अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स की जो काट है वो किसी भी देश के पास सही से उपलब्ध नहीं है। हमने आज तक रशिया यूक्रेन युद्ध में भी जितने हाइपरसोनिक अटैक्स देखे हैं उनमें से किसी भी मिसाइल को डिटेक्ट नहीं किया जा सका था और भारत के लिए इस बड़ी उपलब्धि को काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है। फाइनली हमें जिस दिन का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था वो दिन आने वाला है और सोमवार को हमारा सबसे लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा। हाल ही में आप सबने देखा है कि भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से 26 की संख्या में जो राफेल एम फाइटर्स हैं इनकी खरीद को मंजूरी दी गई है और इसी क्रम में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां पर आगामी सोमवार को भारत और फ्रांस के बीच में जो 63,000 करोड़ रुपए की डील है, जहां पर 26 की संख्या में राफेल एम फाइटर्स को खरीदा जाना है, ये कंफर्म हो जाएगी या ये साइन कर लिया जाएगा। जी हाँ, जो आने वाला आगामी मंडे है इसमें भारत के आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जो 26 राफेल एम की डील है उसको साइन कर लिया जाएगा और ये आने वाले भविष्य में MiG-29 के साथ मिलकर ऑपरेट करेंगे। आपको बता दें भारत के पास इस समय 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, और हमारे पास तकरीबन 40 MiG-29 के फाइटर्स हैं, लेकिन ये नंबर सफिशिएंट नहीं है दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए और आंतरिक समाधान के तौर पर इस समय जो राफेल एम की डील है वो फाइनलाइज की जानी है। इसमें से 4 डुअल सीटर और इसके अलावा जो 22 सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट हैं ये भारत को मिलेंगे और ये इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट से कह सकते हैं उपयुक्त होकर आएंगे। इसके अलावा भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को देखते हुए जो एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर है उसको भी रीइंफोर्स किया जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि राफेल एम जो है ये कैटोबार ऑपरेशन के लिए तो काफ़ी प्रयुक्त माने जाते हैं, लेकिन इस्टोबार एयरक्राफ्ट कैरियर से इनको ऑपरेट करना हमारे लिए एक चैलेंज होगा। लेकिन फ्रांस इसमें कुछ मेजर मॉडिफिकेशन करके भारतीय नौसेना को इनको सौंपेगा। तो ये वो इंतज़ार है जो काफ़ी लंबे समय से हम लोग कर रहे थे और अब जाके ये फाइनलाइज होने वाला है। एक तरफ जहां राफेल एम को लेकर उत्साह चरम पर है, तो वहीं अब ये भी माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना भी जो एडिशनल राफेल फाइटर्स हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा सकती है, जो कि एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी और ये जो मामला है ये भारतीय वायुसेना की तत्काल ज़रूरतों को ध्यान में रखकर लिया जा सकता है। तो आप क्या सोचते हैं, भारतीय वायुसेना को एडिशनल राफेल की तरफ जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।